सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम ITI लिमिटेड है और ये कंपनी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है और एक PSU स्टॉक है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत डाइवर्सिफाई है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। तो समझते हैं एक एक करके प्रोडक्ट्स को इनके। सबसे पहले इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टेली कम्युनिकेशन के कोर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनको समझ लेते हैं। तो ये दो तरह की जैसे सिस्टम्स वगैरह बिल्ड करते हैं इसमें, जिसमें एक GPON है और दूसरा है MLLN जो सिस्टम्स है इसके। GPON का सेंस क्या होता है? GPON का सेंस होता है G फॉर गीगाबाइट, P फॉर पैसिव, O फॉर ऑप्टिकल, N फॉर नेटवर्क। यानी गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क बिल्ड करते हैं। अब ये गीगाबाइट मतलब पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क होता क्या है, तो उसे समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू एक ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट कनेक्शन है। उस इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल लोगों में देना है, यानी मल्टीपल यूजर्स में उसको डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ वन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये क्या करता है, जो GPON है, GPON के थ्रू एक कनेक्शन को, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को मल्टीपल जो यूजर्स में डिवाइड कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से। तो ये GPON का मतलब हुआ। दूसरा MLLN है जो सिस्टम्स इनका। MLLN क्या मतलब क्या हुआ? M फॉर मैनेज्ड, L फॉर लीज्ड और L फॉर लोकल और N फॉर नेटवर्क। यानी कि ये लीज पर नेटवर्क देता है। लीज मतलब उधार पर, लोकली नेटवर्क देते हैं ये। इसमें क्या होता है कि एक जैसे जो ब्रॉडबैंड है उसकी कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो उसको लोकल लेवल पर वो शेयर कर लेते हैं मल्टीपल यूजर्स में। तो उस चीज को कहते हैं MLLN, यानी मैनेज्ड लीज लोकल नेटवर्क। लोकल लेवल पर नेटवर्क को उधार दे देना। जैसे हम हॉटस्पॉट वगैरह चलाते हैं ना कि भाई ऑन कर अपना वाईफाई और उसको शेयर कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसी तरह का कुछ नेटवर्क बिल्ड करते हैं, लेकिन वो बहुत सिक्योर होता है। जो हमारा वाला होता है वो तो इतना सिक्योर नहीं होता, कोई भी एक्सेस कर सकता है उससे, तो बस ID मतलब पासवर्ड पता चल जाए तो। बट इनके जो नेटवर्क्स होते हैं, टेली कम्युनिकेशन के नेटवर्क, वो बहुत सिक्योर होते हैं। वो किसी मतलब एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सर्टेन लोकल एरिया में काम करते हैं। तो जो टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वो तो हो गए। उसके बाद में इनके पास में जो जैसे वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो गया, सेटअप बॉक्सेस हो गए, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में ये मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी, टेक्नोलॉजीज में काफी काम करते हैं। जैसे आपने पुराने जो जमाना था हमारा 2G और 3G वाला, आपने सुना होगा CDMA और GSM सिम, बड़े कंफ्यूज हो जाते थे हम लोग ना। तो ये इस तरह की मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में काम करती है ये कंपनी। CDMA और GSM वाली टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर देती है आसानी से। उसके बाद में ऑप्टिकल जो नेटवर्क सॉल्यूशंस है उसको प्रोवाइड कराती है, राउटर्स हुए, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। दूसरा, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। अब डिफेंस सेक्टर में क्या करती है, ये मल्टी लेवल जो इनक्रिप्टेड ग्रुप्स होते हैं, या जो एक सेना को इस तरह का एक सिक्योर कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का काम होता है इसका। सो डैट कि अगर सेना का कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो मैसेज उनका जो है ना पूरा इंक्रिप्टेड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरह के ये कम्युनिकेशन सॉल्यूशन सेना को प्रोवाइड कराती है, सो डैट कि सेना की जो प्राइवेसी है वो सेना तक ही रहे, कहीं बाहर ना जाए, लीक ना हो। दूसरा, ये रग्गीफाइड मोबाइल प्रोवाइड कराती है सेना को। अब ये रग्गीफाइड मोबाइल क्या हुआ? रग्गीफाइड मोबाइल आपने देखा होगा, सेना कई बार ना सिग्नल्स वगैरह के लिए कुछ उनके कोड वर्ड होता है, चार्ली फोर करते रहते हैं ना वो एक मोबाइल को पकड़ के। तो ये रग्गीफाइड मोबाइल होता है। रग्गीफाइड मोबाइल का सेंस होता है ये हाई टेम्परेचर पर
बहुत ही सिक्योर नेटवर्क होता है तो इसका, और नेटवर्क कभी नहीं जाता इसका इतना आसानी से। चाहे पीछे मिसाइल गिर जाए तो भाई ये फिर उस टेम्परेचर पे भी ये काम करता रहता है। डस्ट फ्री होता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है इसमें, और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है इसका जो नेटवर्क होता है। तो ये इस तरह के जो मोबाइल्स वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद में ये अपने इनके बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और इनका जैसे ये स्मार्ट एनर्जी मीटर्स बनाती है, दूसरा ये जैसे स्मार्ट कार्ड्स और स्मार्ट बैंकिंग कार्ड्स वगैरह भी बनाती है, और तीसरा ये जैसे इलेक्ट्रिक जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जिसमें जैसे मिनी लैपटॉप्स हो गया, मिनी पीसीज हो गया, उनको भी ये बनाती है, असेंबल्ड वगैरह करती है। वैसे तो ये इन्होंने अभी ना इंटेल के साथ में भी कोलैबोरेशन वगैरह किया है लैपटॉप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो वहां से भी बना के ये अपने पास रखती है। उसके बाद में ये जो 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाती है, उस तरह की सर्विस भी देती है। उसके बाद में IoT सॉल्यूशंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए या स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी काम करती है। और उसके अलावा सर्विसेज है इनकी, जैसे सर्विसेज में इनका डेटा सेंटर की होस्टिंग करना। अब ये आप पूछोगे डेटा सेंटर क्या है, मैंने पहले वाली वीडियोस में भी काफी डिस्कस किया है कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती हैं। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज इसलिए होती हैं आपके डेटा को कलेक्ट करने के लिए और सिक्योर करने के लिए और मैनेज करने के लिए, सो डैट कि आप क्लाउड पे जो भी डेटा होता है उसको आप कहीं से भी विद द हेल्प ऑफ आईडी और पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका डेटा जीमेल पे होता है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि चाहे आपका मोबाइल हो या किसी और का, आप वहां पे लॉग इन करोगे अपनी आईडी से, तो वहां पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपकी आईडी पे सेव रहता है क्लाउड पे, तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह की सर्विसेज वगैरह देती है ये कंपनी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद में ये कई चीजों का जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो कम्युनिकेशन के डिवाइसेस वगैरह होते हैं, सॉल्यूशंस वगैरह, उसका इंस्टॉलेशन करना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये सारा इन्हीं का ही काम है जितना भी होता है। उसके बाद में ये कंपनी क्या करती है, जैसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उन पे भी काम कर रही है गवर्नमेंट के। जे भारत नेट नाम का जो एक प्रोजेक्ट है इनके पास में। अब ये भारत नेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? भारत नेट का ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया के अंदर रूरल एरियाज हैं या जो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पहुंचाना, इंटरनेट को पहुंचाना, सो दैट वो लोग भी जो इंटरनेट से आप दूर हैं वो भी कनेक्ट हो सके पूरी दुनिया के साथ में। तो इससे ही तो उनका डेवलपमेंट होगा, इस वजह से वो भारत नेट, तो ये इनका ये काम में भी है, ब्रॉडबैंड वगैरह ले जाना। दूसरा इनका जो है एस्कॉन फोर्थ, ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सेना के लिए काम कर रही है। सेना को सिक्योर और सेफ कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस और कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है ये कंपनी। तो इस काम पर भी बहुत जोरों पर है इसका। दूसरा ये सेंट्रल रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम्स को जो मुंबई का है उसको ये आईपी वीडियो बेस्ड सर्विलांस सर्विसेज दे रही है उनके सिक्योरिटीज वगैरह को और टाइट करने के लिए। उसके बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये ई गवर्नेंस के सर्विसेज दे रही है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो यही सब कुछ है। उसके बाद में अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह की बात करें तो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर है HFCL है इसका। दूसरा जो कॉम्पिटिटर्स है वो तेजस नेटवर्क है, और तीसरा जो है नोकिया और इरेक्शन, जिसका 5G में 60 से 65% का पूरा मार्केट शेयर है। उसके बाद में कंपनी देखो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। ये कंपनी
कभी तो बहुत अच्छा करने लग जाती है और फिर नीचे चली जाती है कई बार। तो वो ऐसा हो क्यों रहा है? इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी वीकनेस क्या है इस कंपनी में? तो सबसे बड़ी वीकनेस जो है इस कंपनी में ये है कि ये रिलाई करती है केवल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर। इसका जो आपको सरप्राइज होगा, इसका 78% जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू आ रहा है। जो ये एस्कॉन, फोर्थ और जो ये भारत नेट वगैरह या सेंट्रल जो रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ मिलकर जो ये प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसके थ्रू ये कमाई कर रही है। अदरवाइज इसके पास कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है ही नहीं इसके पास में। एक तो ये कमी है इसकी। दूसरा, ये जो कंपनी है, जो मैं बता रहा था आपको कि मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीएमए और जीएसएम टेक्नोलॉजी में इसका मास्टर्स है। अब क्या है कि आगे आने वाले समय में जो ये सीडीएमए और जीएसएम टेक्नोलॉजी है इसका कोई यूज ही नहीं है न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी में, और इस कंपनी का मास्टर है इसमें। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो 2G और 3G के टाइम पे चलती थी, अब तो भाई ये टेक्नोलॉजी चलती ही नहीं है। तो ये दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है इसका। तीसरा बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि ये इसका कोई ग्लोबल प्रेजेंस ही नहीं है कंपनी का, है ना। ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है, खाली गवर्नमेंट उन पे प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई डिलेज पेमेंट्स, गवर्नमेंट का पैसा इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है। दूसरा, पॉलिसी चेंजेस, और तीसरा, पॉलिटिकल रिस्क बहुत रहता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो भाई जब आप गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करोगे, आपको टाइम से पैसा नहीं मिल रहा, पॉलिसी कभी चेंज हो जा रही है और कभी पॉलिटिकली रिस्क गवर्नमेंट चेंज हो जा रही है, तो उस पर अगर आपका रेवेन्यू डिपेंडेंट होगा तो रिस्क तो है बॉस, रिस्क तो है। तो ये सारी चीजें हैं इस कंपनी के साथ में जो एसोसिएटेड हैं, जिस वजह से इस कंपनी का अगर पेमेंट डिलेज हो रही है तो कैश फ्लो भी कुछ खास है नहीं इस वजह से। सो करते हैं इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आज मैं यहां पर हूं एक स्टॉक जिसका नाम ITI लिमिटेड है, जो कि कंपनी टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के मार्केट कैप की तरफ। मार्केट कैप में अगर हम इसको देखें तो ये जो इसका मार्केट कैप है वो लगभग 2500 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी। दूसरा, इसका जो स्टॉक का पीई है वो अभी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में इसका पैग रेशो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हम इसकी सॉलिडिटी का भी पता नहीं लगा सकते इसकी ग्रोथ का इतना ज्यादा। उसके बाद में इंडस्ट्रियल पीई वैसे इसका आपने 55.5 का दे रखा है, ठीक है। डेट इक्विटी 1.07 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट है। प्रमोटर होल्डिंग जो बहुत ही अच्छी है, यानी कि 90% की है, यानी गवर्नमेंट वैसे भी एक PSU स्टॉक है तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है भाई 90%, बहुत अच्छी बात है। ROE ROCE देखें तो भाई वो थोड़े से डेंजर हैं इस स्टॉक के। ROCE जैसे देखें तो -8.43 और ROE अगर देखें तो वो -27.8 है। उसके बाद में अगर बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू की तरफ अगर चले तो वो 16 की है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 16.0 की है, यानी कि जो स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू के 16 गुने पे ट्रेड कर रहा है, यानी पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक, पूरी तरह से ओवर वैल्यूड। और नंबर्स भी कुछ खास नहीं है, चाहे वो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, चाहे वो ROE है, वो भी कुछ खास नहीं है, सब नेगेटिव है दोनों के दोनों। यानी ना तो कंपनी इन्वेस्टर के पैसे पर पैसा बना रही है, ना अपने पैसों को इफिशिएंटली यूज कर पा रही है, ठीक है जी। और डेट भी है कंपनी के ऊपर 1.07, बहुत बड़ा नंबर होता है, डेट है ही है। उसके बाद में अगर इसका ये 50 DMA और 200 DMA यानी कि थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह देखें तो भाई स्टॉक के अंदर अभी थोड़ा सा मोमेंटम है, था मतलब है नहीं था। उसके बाद ये नीचे आ गया, ये जो ब्लू वाली लाइन है नीचे आ गई ना येलो वाली के, तो येलो वाली क्या है 50 DMA और ये जो ग्रे कलर की है ये 200 DMA है, तो इन दोनों के नीचे ही है ये लाइन,
नीचे को जा रही है ना, नीचे है तो इसका मतलब क्या है, पहले मोमेंटम था स्टॉक के अंदर, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब मोमेंटम नहीं है 50 डीएमए और 200 डीएमए पर। उसके बाद में देखो, जैसे इसका पी तो दे ही नहीं रखा, तो कंपेयर इसको कर ही नहीं सकते पीयर कंपैरिजन में, ठीक है। और ऐसे ही इसका जो मीडियन पी भी हम चेक नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कि इसका जो पी नहीं दे रखा, तो कंपेयर क्या करेंगे। उसके बाद में इसका देख लेते हैं हम प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में अगर हम इसका देखें तो भाई सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट -360, उसके बाद में -569, उसके बाद में -467, माइनस में आ गई 3 साल से। उससे पहले क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी कंपनी, 147 का, 11 का, 120 करोड़ का था इनका नेट प्रॉफिट। अभी ये नेगेटिव हो गई है पूरी तरह से। अगर कैगर देखें तो कैगर इसका 1 साल का बड़ा -10 है, लेकिन 3 साल का कैगर बहुत अच्छा है, 38% का रिटर्न है, 5 इयर्स का 26% का रिटर्न है। तो 5 इयर्स का बहुत अच्छा है, 3 इयर्स का बहुत अच्छा है, यानी कि पास्ट में इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी ये थोड़ा सा कंपनी गड़बड़ कर रही है। तो ये है इसमें। बाकी बैलेंस शीट में देखें तो CWIP भी ये कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, 139, 142, 126, और जो इसका कैश कन्वर्टिंग साइकिल तो बहुत बड़ा है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न ही इसका थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है ना, वो लगभग 90% की है, और जो DIIs हैं 0.04, इसमें गवर्नमेंट फिर 7.90 की परसेंटेज भी है, पब्लिक इसमें खाली 2.0% की है, प्रमोटर 90% के हैं, तो पब्लिक तो है ही नहीं इसमें, बहुत कम है पब्लिक। बट ये है, जब ये इसको बेचेंगे 75% तक आएगी, इसकी प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग बेचेंगे, तब इसमें पब्लिक ज्यादा आ सकती है। पब्लिक तो 2% ही है इस स्टॉक के अंदर लगभग। तो ओवरऑल जो ये स्टॉक है, एक तो यार इस स्टॉक के फंडामेंटल, मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना, कोर कंपोनेंट होते हैं बेसिक फंडामेंटल के, वो थोड़े ठीक नहीं है। एक तो डेट है, कर्जा है, कंपनी अपने पैसे भी नहीं बना पा रही, इन्वेस्टर के पैसे पर भी पैसा नहीं बना रही, और कंपनी का मतलब पूरी तरह से पैग रेशो वगैरह दे नहीं रखा, पी दे नहीं रखा, तो इस तरह से थोड़ा सा डाउट में है ये कंपनी। बाकी कैगर इसका 3 साल वाला ठीक है, जो 1 साल का है वो बिल्कुल ही लूज है, नेट प्रॉफिट बना नहीं रही है, तो कुछ खास है नहीं इस कंपनी के अंदर इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद में अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस में देखें तो कल इस पे अब लोअर सर्किट लगाया, पूरा 5% तक गिरा है कल। उसके बाद में 1 वीक का भी नेगेटिव ही है, 1.09 का, ठीक है। 1 मंथ का इसका थोड़ा है 4.79 का। उसके बाद में 3 मंथ का है जो 20.58 का है। उसके बाद में 6 मंथ का है जो कि 24.30 का है। बाकी 1 ईयर हो गया माइनस ही है, 3 इयर्स में थोड़ा इसने सही रिटर्न दिया है, जो कि एक 161% का रिटर्न है इसका। यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में भी लगभग ये बियरिश ट्रेंड में ही है, कुछ खास ट्रेंड है नहीं इसका कंपनी का। हाँ, ये कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहे, बिकॉज इस तरह से भी है ये कंपनी, क्योंकि इसके पास ना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी है, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का आपको पता है कि जो पेमेंट्स वगैरह डिले होना, पॉलिसी चेंज होना या पॉलिटिकल रिस्क होना होता ही है उनके प्रोजेक्ट्स में सारों में। वो इस तरह की चीजों से ये कंपनी जूझ रही है अभी, इस वजह से ये प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस करें कि क्या प्रेजेंट में क्या बन रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में, तो 264 का इसका रुपीस का इसका प्राइस है। उसके बाद में अगर हम इसे देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल है एक
228 का है और दूसरा नीचे जाके 209 का है सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस 383 का है और उसके बाद में 592 का इसका दूसरा रेजिस्टेंस है। उसके बाद में अगर इसके 20 DMA वाली लाइन देखें तो वो उसको लगभग टच ही कर रही है, ठीक है। तो कुछ खास है नहीं, उसको भी ज्यादा ये क्रॉस कर नहीं पा रहा। उसके बाद में स्ट्रेंथ वगैरह देखें RSI के थ्रू तो 45.67 का है, जो भी खास नहीं है, ओवरसोल्ड जोन में ही है। उसके बाद में अगर इसका रिवर्सल चेक करें तो MACD में इसका अगर रिवर्सल चेक करें तो दोनों लाइनें पैरेलल चल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, ऊपर को नहीं जा रही है। ब्लू वाली लाइन अगर ऊपर को जाती है तो कहीं ना कहीं पे बुलिश मोमेंटम बन सकता है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। और लाइक और शेयर इस वजह से जरूरी होता है सो डैट कि मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिल सके आपसे। और जब आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन को हिट करते हो तो उससे क्या होता है कि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाता है और आपको उसकी अपडेट मिल जाती है पूरी तरह से। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन इस स्टॉक के बारे में यही है कि फंडामेंटली भी कुछ खास कर नहीं रहा है स्टॉक, ट्रेंड एनालिसिस भी अभी कुछ है नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और टेक्निकल एनालिसिस में भी किसी तरह का कोई रिवर्सल नहीं है, किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है स्टॉक के अंदर, ठीक है जी। बाकी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर इस स्टॉक की डिपेंडेंसी है, और जिस चीज में इस स्टॉक का जिसे कहते हैं मास्टर्स है, जैसे जो मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, GSM और CDMA जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजीज का यूज करना, वो टेक्नोलॉजी आगे के समय में अब यूज नहीं होंगी, तो इस स्टॉक का कुछ खास बन नहीं पाएगा अगर ये नई चीजों की तरफ नहीं जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करेगा। बाकी इसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था, प्रोडक्ट्स वगैरह का डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा है। तो ये सब कुछ इस स्टॉक के बारे में था। सो मुझे विदा दीजिए। सो थैंक यू सो मच।